सुशांत सिंह सुसाइड केस में हर दिन नए नए मामले सामने आते जा रहे हैं। घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है और अब इस पूरे मामले को लेकर रिया को ईडी ने बुलाया था पूछताछ के लिए, लेकिन रिया ने सीधे सीधे कहा कि पूछताछ टालने की एक तरीके से कोशिश की। कहा कि सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि मामला है, सुनवाई का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उसी का हवाला देते हुए रिया ने फिलहाल ईडी को कहा कि वो आज नहीं आ सकती है इस पेशी के लिए, लेकिन ईडी ने इसे साफ इनकार कर दिया है। रिया को नया समन जारी कर दिया गया है ईडी की तरफ से और आज ईडी के सामने ही रिया पेश नहीं होंगी। पहले ऐसी खबरें आ रही थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि ईडी ने सीधे सीधे कहा है कि नए समन के जरिए यह कहा गया है कि पेशी से छूट नहीं दी जा सकती। पेशी से छूट की रिया की अर्जी को ईडी ने सिरे से खारिज कर दिया है। आज ईडी ने रिया को पूछताछ के लिए बुलाया है। रिया ने कहा था मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उसी का हवाला देते हुए आज छूट के लिए उन्होंने ईडी से बात की थी। बिहार पुलिस ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा जारी दिया है और रिया सुशांत को दवा का ओवरडोज देती थी, ऐसा बिहार पुलिस ने उस हलफनामे में कहा है। सुजीत झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजीत, यानी कि वो तमाम दस्तावेज जो इकट्ठा करके बिहार पुलिस लेकर गई है मुंबई से, उन्हीं के आधार पर इस हलफनामे में चीजें जोड़ी गई हैं। बिल्कुल, और ये बता दें कि बिहार पुलिस एक पुख्ता सबूत लेके गई है, खासतौर पर जो ओवरडोज दवा देने की बात है उस मामले को लेकर उनके पास बयान भी है कई लोगों के इस तरह के कि उनको दवा दी जाती थी। सबसे बड़ी बात की जो नीरज ने जो बताया था कि यूरोप यात्रा पर जब ये लोग गए थे, रिया के फैमिली और सुशांत पिछले साल दशहरे के अवसर पर, और वो गए थे तो काफी अच्छी हालत में थे और काफी खुश थे, स्वस्थ थे। लेकिन जब दिवाली से 2-3 दिन पहले यूरोप दौरे से ये लोग लौटे तो सुशांत काफी बीमार नजर आने लगे और ऐसा लग रहा था कि उन्हें कुछ वो स्वस्थ नहीं है, जैसा कि नीरज ने बताया। तो इस तरह के तमाम बयान और जो बातें हैं, इसके आधार पर बिहार पुलिस ने ये रिपोर्ट तैयार किया है और इसी रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया है। जी बिल्कुल, ये सारी बातें और इन सभी का जिक्र है जो कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है। और इस बीच हम आपको ये भी बताएं कि रिया को नया समन जारी कर सकते हैं। अब देखिए कौन कौन लोग अब इस पूरे शिकंजे में। सैमुअल मिरांडा की बात अगर कर ले तो लगातार कल भी पूछताछ हुई थी, आज भी पूछताछ है। छठा आरोपी श्रुति मोदी, इससे भी पूछताछ होने वाली है। 7वां आरोपी अभी अज्ञात है, उसके बारे में बतानी है। रिया चक्रवर्ती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि मामला है इसलिए उसी को आधार बनाते हुए आज ईडी के सामने वो पेश नहीं होना चाहती, लेकिन ईडी ने इस थ्योरी को इनकार कर दिया। शौविक रिया के भाई। इसके अलावा सुजीत हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। सुजीत, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों से बातचीत की बिहार पुलिस ने और तमाम साक्ष्य भी इकट्ठा किए, क्या क्या और आधार बनाया गया है उस हलफनामे में? देखिए, मेन आधार तो जो पैसे का ट्रांजैक्शन और जो उनको बीमार करने की जो कोशिश जो की गई थी और जिसकी वजह से ये बताया गया कि मानसिक रूप से बीमार हैं, ये आधार बिहार पुलिस ने बनाया और इसी आधार पर काफी लोगों के बयान उनके पास दर्ज हैं। क्योंकि कागजात और दस्तावेज की जहां तक बात करें तो वो बिहार पुलिस को मुंबई पुलिस ने दिया नहीं, और जो मेडिकल जो भी रिपोर्ट्स थे वो भी रिया के पास हैं। तो ये तमाम रिया से मुलाकात बिहार पुलिस की नहीं हुई है, तो ये तमाम चीजों को हलफनामा में डाला गया है और काफी पुख्ता सबूत है। जो ट्रांजैक्शन के जो कागजात हैं जो बैंकों से निकाला है बिहार पुलिस ने और तमाम लोगों से जो बातचीत की है उसके आधार पर यह हलफनामा तैयार किया गया है। जी, और सुजीत एक और बड़ा सवाल, क्योंकि गवाहों के तौर पर क्या ये माना जाए कि जिनसे भी पूछताछ हुई है उनको भी आधार बनाया जा सकता है? बिल्कुल आधार बनाया जा सकता है, क्योंकि सबका बयान रिकॉर्ड किया गया है। खासतौर पर जो 12 लोगों से बिहार पुलिस ने पूछताछ की है उनका सबका बयान रिकॉर्डेड बयान है और सबके एक दूसरे से बयान को कनेक्ट करने का भी और उसको पूरा एनालिसिस करके ही बिहार पुलिस ने यह पूरा हलफनामा दायर किया है। बिल्कुल सुजीत, इसके अलावा एक और बड़ी बात, क्योंकि जिस तरीके से क्वारंटीन किए गए थे आईपीएस विनय तिवारी, उनको फिलहाल छोड़ दिया गया है, तो इसके बाद अब किस तरीके से आगे घटनाक्रम बदलेगा? ऐसे में जबकि वो चारों जो पुलिस अधिकारी थे वो मुंबई से साक्ष्य लेकर पहुंच चुके हैं अब पटना।
देखिए, ये काफ़ी हास्यास्पद था और जिस तरीके से बीएमसी ने आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को क्वारंटीन किया था, 2 तारीख की रात में किया था और आज छठा दिन है और ये कहा जा रहा है कि कल देर रात को ये मैसेज आता है विनय तिवारी को बीएमसी की तरफ से कि आपको क्वारंटीन से छोड़ा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बात तो ये भी थी कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है और सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है। ये तमाम चीजें बिहार पुलिस ने भी कहा था कि वो अब अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। कल बिहार पुलिस के मुख्यालय के एडीजी ने भी एक पत्र लिखा था बीएमसी को और हालांकि उसी को आधार बनाकर बीएमसी ने छोड़ा है, लेकिन ये पूरा प्रकरण देखें तो काफी हास्यास्पद रहा और इससे सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कहा कि इससे मुंबई पुलिस या फिर महाराष्ट्र सरकार का मैसेज अच्छा नहीं गया है। तो ये तमाम बातें हैं। अब विनय तिवारी को कहा गया है कि आप 8 तारीख से पहले निकल जाइए, क्योंकि 7 दिन कल 7 दिन हो जाएंगे तो 7 दिन के बाद फिर 14 दिन पूरा करना पड़ेगा। इस तरह के कुछ दलीलें उन्होंने अपने पत्र में दिया है। तो ये इसकी वजह से विनय तिवारी को आज निकलना होगा और लेकिन ये पूरा प्रकरण अगर देखें तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे पेज हैं सुजीत, बहुत सारे पेज इसमें सामने आते हैं। बिल्कुल रहिए हमारे साथ, लेकिन इस बीच सुशांत के पिता के वकील क्या कह रहे हैं, जरा वो सुनते हैं। ईडी में क्या है कि जो एक प्रेडिकेट ऑफेंस है, जो ऑफेंस पीएमएलए एक्ट में मेंशन्ड है, अगर उस ऑफेंस का एफआईआर दर्ज होता है तो ईडी का जुरिस्डिक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो जो भी एक प्रोसीड ऑफ क्राइम है, जो उसने पैसा सुशांत सिंह का अगर गमन किया है, तो उस पैसे से अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदा है या उसको लेजिटिमाइज करने के लिए कोई उसने उसका वाइट मनी करने की कोशिश की है, तो वो सारा प्रॉपर्टी ईडी जो है कॉन्फिस्केट कर सकता है। और सुनते हैं कि बहुत कैश विड्रॉल होता था सुशांत सिंह के अकाउंट से ऑफिस एक्सपेंस के बहाने, और कोई ऑफिस चल नहीं रहा था, तो इसलिए ये सारा कैश कहीं ना कहीं रिया ने इस्तेमाल किया है और ईडी उसके तह तक जाएगा। और ईडी को अगर मिलेगा इस तरह का कोई इन्वेस्टमेंट जो कि रिया अपने पैसों से एक्सप्लेन ना कर पाए, जो उनकी अर्निंग अलग से अर्निंग है, तो वो ईडी उसको जब्त कर सकता है। और वो ये प्रोसीडिंग जो सीबीआई की प्रोसीडिंग से बिल्कुल अलग रहेगी। तो क्या कुछ होगा, विकास सिंह बता रहे थे, सुशांत के परिवार के वकील हैं। हम चलेंगे सीधा, संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, अब अगला कदम कोर्ट में क्या कुछ हो सकता है? कोर्ट में कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर हुई हैं। एक तो नलिनी रंजन की ओर से दायर हुई है, जिसमें उन्होंने इसे चैलेंज किया है कि उन्हें क्वारंटाइन कैसे कर दिया गया और उनको जांच करने से रोका जा रहा है। दूसरी तरफ बिहार पुलिस का भी हलफनामा आया है, जिसमें बिहार पुलिस ने भी इसी तरह की दलीलें दी है और उनका कहना है कि जांच करने से रोका ना जाए, जांच को प्रभावित ना होने दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जल्द से जल्द हियरिंग करे और उसके बाद स्थिति साफ हो, क्योंकि अब दोनों पुलिस का ज्यूरिसडिक्शन का मामला और महाराष्ट्र और बिहार पुलिस के बीच जो ये कानूनी जंग चल रही है, अदालती जंग चल रही है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ही निर्णायक भूमिका अदा करेगा। और सुप्रीम कोर्ट में बस अब इंतजार है कि कब इस मामले को सुनवाई के लिए लिस्टेड किया जाता है और कितनी देर में यह मामला सुनवाई के लिए आता है। पहले दिन से संजय अगर देखा जाए तो खुद सुशांत, उनके परिवार के वकील, बिहार के डीजीपी हो या फिर बिहार की पुलिस हो, ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर थी। लगातार डीजीपी मीडिया के सामने आके कह रहे थे और दिख भी रहा था। हमारे सहयोगी सुजीत झा लगातार मुंबई में थे, ये बता रहे थे कि कैसे रोका जा रहा है, दस्तावेज नहीं दिए जा रहे, बातचीत नहीं करने दी जा रही, आईपीएस को क्वारंटीन कर लिया जाता है। इन सब के बीच कोर्ट की भी एक फटकार लगी, लेकिन बावजूद इसके कहीं पर कुछ बात सुनी नहीं गई और उस पर कोरोना गाइडलाइंस का हवाला दिया गया बार बार। इस बीच संजय रहिए हमारे साथ। तो बहुत सारे ऐसे खुलासे हुए हैं। सबसे पहला खुलासा जो बिहार पुलिस की तरफ से आया वो ये है कि सुशांत के पैसे हड़पना चाहती थी रिया, पहली बात। और दूसरी बात ये कि सुशांत की मानसिक बीमारी की झूठी तस्वीर तैयार की गई थी। ये तमाम वो खुलासे हैं जो कि बिहार पुलिस ने पड़ताल की और अपने हलफनामे में इसको डाला गया। रिया सुशांत को दवा का ओवरडोज देती थी, ये भी बात अब सामने आई है। सुशांत के पैसे हड़पना चाहती थी रिया, ये परिवार लगातार आरोप लगा रहा है। संजय, इसमें सबसे बड़ी चीज जब कानूनी मामला होता है और उसमें राजनीति घुस जाती है तो इसी तरह की चीजें होती हैं। चूंकि इस पूरे मामले को अब राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है, लिहाजा कानून में राजनीति का जो घालमेल है, लेकिन चूंकि सारी चीजें राज कानून का है और स्टेट ऑफ लॉ है, तो लिहाजा इसमें कानून क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करके इस चीज को साफ करेगा कि महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई कितनी उचित है, कितनी अनुचित है, कानून के मुताबिक है, कानून से सम्मत नहीं है। इसमें जब दलीलें आएंगी सुप्रीम कोर्ट के सामने, उस समय पता चलेगा। फिलहाल तो बिहार पुलिस ने अपना ये
अपना ये हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि किसी भी तरह से महाराष्ट्र पुलिस का ये करना उचित नहीं है कानून के नजरिए से। संजय, दो चीजें, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस लगातार हमने देखा जो सैंगल से तफ्तीश चल रही थी वो अलग थी, परिवार ने सीधे सीधे रिया और उसके परिवार पर आरोप लगाए हैं। हमारे साथ सुजीत भी लगातार जुड़े हुए हैं। सुजीत, अब आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि परिवार सीधे सीधे रिया और उसके परिवार को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है, मुंबई पुलिस की तफ्तीश किसी और एंगल से चल रही थी, अब इस मामले में आगे क्या होगा? देखिए, अब मामला तो सीबीआई के पास है और सीबीआई इसको जांच करेगी और एफआईआर भी सीबीआई ने दर्ज कर लिया है, जिसमें रिया चक्रवर्ती और तमाम लोग जिसको भी आधार उन्होंने बनाया, सीबीआई ने जो बिहार पुलिस ने जो आधार बनाया है, जो पटना के राजीव नगर थाने में जो एफआईआर दर्ज हुआ है, तो बेसिकली जो जांच है वो रिया के इर्द गिर्द ही होगी। और सुशांत ने अगर आत्महत्या की है तो क्यों आत्महत्या की है, अगर उसकी हत्या हुई है, ये तमाम चीजें सामने आ सकती है, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं, सर्कमस्टांसेज हैं, जो देखने से लगता है कि कैसे कोई व्यक्ति आत्महत्या कर सकता है इस तरीके से। क्योंकि हम उस घर में गए थे, घर में और बेड भी लगा हुआ था, अभी तक सारा सामान हटा लिया गया था वहां से और घर को सील तक नहीं किया गया था। ऐसा हमें बताया गया कि महज 12-14 दिन के लिए वो घर सील था और घर से सारा सामान हट गया, लेकिन बेड अभी भी था और सीलिंग था, सीलिंग फैन, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस, जो लंबाई है, वो सुशांत की जो लंबाई है 5 फुट 11 के लगभग बताया जाता है कि सुशांत की लंबाई थी। कैसे, ना कोई स्टूल है उस घर में, कैसे कोई आत्महत्या करेगा, इस पर भी एक सवाल है। ये सब भी जांच परखा जाएगा। तमाम लोगों के जो बयान है, जो घर में मौजूद थे, उस बयानों में भी थोड़ा बहुत डिफरेंसेज आ रहे हैं जो बिहार पुलिस ने बयान लिए हैं। तो शक का दायरा बढ़ता जा रहा है और ये भी हो सकता है कि अगर उनकी हत्या की, जैसे मार्क, गले पे मार्क दिखाया गया है, उसमें भी डाउट होता है कि अगर कोई हैंग करता है तो उसका डाउट, उसका निशान अलग होता है। तो ये तमाम चीजें हैं, सब पर सीबीआई का दायरा चूंकि काफी बड़ा होगा और फिल्म इंडस्ट्री में और जिस तरह की जो वाकये हुए हैं हाल फिलहाल में, जो उनके पूर्व मैनेजर के साथ हुआ, दिशा, ये तमाम लोग इसमें जो भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, हमें बताया गया कि लॉकडाउन के दौरान फिल्म इंडस्ट्री के 6-7 लोगों की संदेहास्पद स्थिति में मौत हुई है और लोगों की भी पड़ताल करेगी सीबीआई। तो बहुत सारे खुलासे इसमें हो सकते हैं। बिल्कुल। नवजोत, बड़ी खबर कानपुर से, जहां पिछले महीने हुए शूटआउट को लेकर बिकरू गांव में दबिश से पहले एक ऑडियो सामने आया है। शूटआउट में शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा और कानपुर ग्रामीण के बीच हुई बातचीत के इस ऑडियो में देवेंद्र मिश्रा निलंबित एसओ विनय तिवारी की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। कानपुर के बिकरू गांव में 2 जुलाई को हुए शूटआउट में अपने ही साथी पुलिस वालों की मुखबिरी गैंगस्टर विकास दुबे को करने वाला चौबेपुर का पूर्व थाना प्रभारी विनय तिवारी तो सलाखों में है, लेकिन उसकी करतूतें नए सिरे से सामने आई हैं। बिकरू गांव में दबिश से पहले का एक ऑडियो सामने आया है, जिसमें शहीद सीओ देवेंद्र कानपुर के एसपी ग्रामीण बीके श्रीवास्तव से बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत में उन्होंने अंदेशा जताया था कि विनय तिवारी ने रेड की मुखबिरी कर दी होगी। नहीं, इनके बारे में हम बताएंगे सर। ये जब उनके पैर छुएंगे तो क्या होगा, ये पैर छूता है उसके। अच्छा, हाँ, ये उसके पैर छूता है। तो एक बार मैंने कहा कि इससे संबंध करोगे तो मर्डर करा दोगे तो चार। बोले साहब अपराधी ही को तो सूचना देगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो पहले हाँ, अपराधी जो है अपराधी की सूचना देगा। उसने मुझसे कहा कि 1 लाख का इनामिया। मैंने कहा थाना चलाओ, तो 1 लाख नहीं मरवा देगा थाने में 2-4 को। वो जो है थाना चलाओ। बता रहे हैं बस अब सारी लोगों के अभी बैठक करते हैं ना। और तो वो साहब असल में उन्होंने ज्यादा रख दिया था हाथ, पहले वाले एसएसपी साहब तिवारी जी, तो उसके ऊपर, इसी एसओ के ऊपर। अच्छा, हाँ, तो इसलिए बोलना सीख गया था। अब कल 10 मिनट आपका टाइम सर लेंगे, मैं बताऊंगा इसके बारे में क्या क्या है। मैं इसके बारे में पूरी वो करूंगा। ये 1.5 लाख रुपए लेकर के जुआ कराता था, हर महीना जुआ कराते। इसको मैंने मना किया कि देखो जुआ मत कराओ। एसएसपी साहब बोले मैं सीओ को खा जाऊंगा अगर जो जुआ होता। तो मैंने कहा ठीक है सर। मैंने इसको लिखा पढ़ी में सूचना दिया, लिखा पढ़ी में कि आपके क्षेत्र में जुआ है, आपकी मिली भगत है, इसको बंद करा दीजिए।
इसने नहीं बंद कराया। ऑडियो सीओ देवेंद्र मिश्रा और विनय तिवारी के बीच का भी है। इसमें विनय तिवारी सीओ को रेड का नेतृत्व करने का आग्रह करता है। ये वो लोगों नहीं है कि ये कह दें कि जो है अरे सर आप कहाँ आएंगे, मैं देखता हूँ। अरे सर देख, वो पैर छूता तो कल कहेगा ना कि सीओ साहब लेके फोर्स आए थे, नहीं तो मैं तो कतई आने वाला नहीं था। ये है, इसलिए हमको बुलवा रहा है। कोई मतलब थोड़ा है। वो तो फोन उसको कर ही दिया होगा कि भाग जाओ यहाँ से। ऐसा नहीं है, वो तो फोन उससे बता दिया होगा जाओ यहाँ से। मैं आपसे सही बता रहा हूँ साहब, मैं तो बिल्कुल गेट पर पहुँच गया हूँ थाने पर। ठीक है, दबिश पड़ जाएगी, ठीक रहेगा। मैं जा रहा हूँ, आ गया हूँ तब थाने। तो क्या विनय तिवारी शूट आउट के लिए ट्रैप कर रहा था? 2 जुलाई को सीओ देवेंद्र मिश्रा की अगुवाई में 3 थानों की एक टीम विकास दुबे के घर दबिश देने गई थी, लेकिन विकास दुबे और उसके गुर्गों के हमले में देवेंद्र मिश्रा समेत 7 पुलिस वाले शहीद हो गए। बाद में पुलिस एनकाउंटर में विकास दुबे और उसके कई गुर्गे मारे गए। शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। और बात दिल्ली में एक बच्ची के साथ हुई दरिंदगी की, जिसने राजधानी को शर्मसार कर दिया है। एक नाबालिग लड़की से हैवानियत के बाद दरिंदों ने उसके शरीर को धार-धार नुकीली चीजों से रौंद दिया। एम्स में लड़की का इलाज चल रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गए, लेकिन उनको विरोध का सामना करना पड़ा। दिल्ली में 12 साल की नाबालिग बच्ची से हैवानियत के मुद्दे पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बच्ची को देखने एम्स पहुंचे तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। तेरह साल की मासूम गुड़िया के साथ हुई हैवानियत को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनके परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए एम्स पहुंचे थे। उसी दौरान तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका यहां पर घेराव किया। दिल्ली में हैवानियत की वारदात तब अंजाम दी गई जब बच्ची घर में अकेली थी। रेप के बाद बच्ची के शरीर को धारदार हथियार से गोदा गया, जिससे उसके शरीर में दर्जनों गहरे जख्म हैं। दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया है। इस मामले में दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। अब देखना है कि राजधानी को शर्मसार करने वाले हैवान कब तक सलाखों के पीछे होते हैं। कुमार कुणाल के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। सीबीआई की टीम का गठन कर दिया गया है, तो सीबीआई तफ्तीश करेगी एक तरफ, वहीं दूसरी तरफ ईडी ने भी रिया को पूछताछ के लिए समन भेजा, जिस पर रिया ने सुप्रीम कोर्ट में मामला होने का आधार बनाया। लेकिन अब ईडी ने कहा है कि उसको सिरे से खारिज कर दिया, वापस से एक समन दिया है कि उनको पेश होना ही पड़ेगा। और इस बीच मुंबई में जो भी तफ्तीश हुई थी, जो भी पड़ताल हुई थी पटना पुलिस की तरफ से, उसको आधार बनाते हुए एक हलफनामा भी दाखिल किया गया है। 10 लोगों से पटना पुलिस ने वहां पर पूछताछ की थी। सुशांत की मौत की जांच बॉलीवुड गैंग से शुरू हुई, लेकिन सुई आकर गर्लफ्रेंड पर अटक गई। वही गर्लफ्रेंड जिसके लिए सुशांत ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। जिस रिया चक्रवर्ती के साथ सुशांत ने 7 जन्म तक जीने मरने की कस्में खाई थी, जिस रिया के साथ सुशांत ने शादी का प्लान बनाया था, लेकिन कई ख्वाबों की तरह सुशांत सिंह राजपूत का यह ख्वाब भी अधूरा रह गया। इसी अधूरे ख्वाब से शक का सिरा तब जुड़ा जब पटना पुलिस में सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ केस दर्ज करवाया। बिहार के डीजीपी को पूरा भरोसा है कि सीबीआई जांच में गुनहगार का बचना नामुमकिन है। अब ये रिया चक्रवर्ती की तो कहानी ही अलग है। मैं क्या कहूं, मेरी कोई दुश्मनी है क्या? मैं जानता भी नहीं मेरी कोई दुश्मनी है। आप ट्वीट करके बोलती हैं कि सीबीआई इसकी जांच करे और बिहार पुलिस जाती है तो भाग जाती है। मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, डिफरेंट अदर सोर्सेज से मैं इन्फॉर्म कर रहा हूं कि आ जाओ। आप कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, बिहार पुलिस पर हमको विश्वास नहीं। क्यों आपको मुंबई पुलिस पर ही केवल विश्वास है? पटना में रिया के खिलाफ एफआईआर के पन्ने तैयार हुए तो खलबली मच गई। जांच के लिए टीम मुंबई पहुंची, लेकिन रिया से मुलाकात नहीं हो पाई। आखिरकार मुंबई पुलिस के रवैये की वजह से बिहार से गई टीम को पटना लौटना पड़ा।
इधर रिया भी किसी भी सूरत में नहीं चाहती थी कि जांच पटना में हो। वो मुंबई शिफ्ट कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची। किसी भी पुलिस फोर्स को अगर उनके पास कॉग्निजेबल ऑफेंस का कंप्लेंट आती है, गुना दाखिल करने का अधिकार है सीआरपीसी के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से। लेकिन अगर गुना आपके जुरिस्डिक्शन के बाहर का है तो जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से उसको 0 नंबर का एफआईआर नंबर देकर जो जुरिस्डिक्शनल जो पुलिस फोर्स होती है वहां पे ट्रांसफर किया जाता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ने लगी, रिया चक्रवर्ती मामले में नए खुलासे होने लगे। इस मामले में सुशांत के पिता ने रिया पर अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकालने की बात कही थी। पैसे की धोखाधड़ी का मामला सामने आया तो प्रवर्तन निदेशालय की एंट्री हुई। ईडी के रडार पर रिया चक्रवर्ती आ गई। पैसों को लेकर ईडी ने रिया के सीए रितेश शाह से पूछताछ की, जिसमें सुशांत, रिया और रिया के भाई शौविक की ज्वाइंट कंपनी को लेकर सवाल जवाब किए गए। दूसरी तरफ ईडी ने सुशांत के सीए संदीप श्रीधर से पूछताछ की। फिलहाल तो सुशांत सुसाइड केस पेचीदा हो गया है। केंद्र से सीबीआई जांच की हरी झंडी मिल गई है। मुंबई से सुजीत झा, सौरभ वक्तानिया और पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो बड़ा सवाल ये कि जिस तरीके से सुशांत और उसके परिवार ने आरोप लगाए हैं रिया पर, एक एक करके कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। इशारा सीधा रिया और उसके परिवार की तरफ कर रही हैं। जाहिर सी बात है कि अब रिया के लिए मुश्किलें और ज्यादा आगे बढ़ सकती हैं। 14 जून को सुशांत ने सुसाइड किया था। उससे पहले ही 8 जून को सुशांत के साथ रहने वाली रिया चक्रवर्ती उनका घर छोड़कर जा चुकी थी। जो खुलासा हुआ है उस पर यकीन करें तो एक्टर ने अपनी गर्लफ्रेंड से कई बार बात करना चाहा, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। रिया ने उनका नंबर अपने फोन से ब्लॉक कर दिया था। ये वही रिया है जिस पर आरोप है कि उसने सुशांत के कैश पर ऐश किया। रिया की शॉपिंग, मेकअप, आने जाने का खर्चा, रिया के भाई के होटल बिल, ट्यूशन फीस, हवाई टिकट, इन खर्चों की भरपाई एक एक पाई सुशांत के अकाउंट से होती थी। सुशांत के बैंक अकाउंट स्टेटमेंट वो गवाही दे रहे हैं। अब सुशांत के उस राजदार से मिलाते हैं जो करीब 3 साल तक साथ रहा। अंकित आचार्य ने घर से लेकर आउटडोर शूटिंग तक एक एक चीज का ख्याल रखा था। अब इनकी जुबानी सुनिए रिया का सच। तो फिर हम बोले कि मैडम घर के लिए खर्चा कर रही है, बैंक अकाउंट में ये वो बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, एक्सपेंसेस हो रहा है। ये आपको पुराने नौकरों ने बताया? पुराना नौकर कि मैडम सर के अकाउंट में से पैसा निकाल के खर्चा कर रही हैं, ये बताया था। तो फिर क्या खर्चे थे ये? मालूम नहीं, कुछ बोल रहे थे, पूजा वूजा हो रही थी, ये वो हो रही थी। आरोप है कि रिया ने सुशांत के सभी पुराने स्टाफ को नौकरी से हटा दिया था। उसने अपने मन मुताबिक स्टाफ रखे, फिर जी भरकर सुशांत का पैसा लुटाया, पार्टी की, खर्च किया। जब मैं अक्टूबर में घर से जब आया था नेपाल से, तब मुझे ऐसा मेरे को निकाला गया बोला, तो उसके बाद मेरे को फील आने लगे थे कि पक्का ये पुराने स्टाफ हटाना चाहती है, और धीरे धीरे फिर ऑलमोस्ट पुराने स्टाफ हट ही गया था। आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सुशांत की जिंदगी पे रिया का इतना हक हो गया था कि वो डिसीजन लेती थी कि कौन काम करेगा साथ में या कौन लोग उनके आसपास रहेंगे? ऑलमोस्ट आई थिंक मुझे अभी ऐसे ही लग रहा है कि जब मेरे को निकाला गया था मेरा कोई वजह, कोई इश्यू नहीं था। अब उस चेहरे को भी सुन लीजिए जो सुशांत के सुसाइड के वक्त उसी फ्लैट में मौजूद था। नीरज सिंह हाउसकीपर था। नीरज बता रहा है कि कैसे रिया सुशांत को तन्हा छोड़कर चली गई थी। हाँ, मैंने 8 तारीख के आसपास गई थी, मैंने डेट फिक्स नहीं है। तो रिया मैम ने मेरे को बोला, तो मेरे ये रेगुलर कपड़े हैं वो आप पैक कर दो। तो मैंने कहा ओके मैम, मैं कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा ये 2 सूटकेस में ये मेरे रेगुलर वाले कपड़े पैक कर दो, और ये जो बाकी के कपड़े वो मैं बाद में आके लूंगी। डिप्रेशन में सुशांत नहीं जाएगा। मैं अब बीती बातों को याद कर सुशांत को चाहने वालों की आंखें भर आ रही हैं। मुंबई में इस एक्टर का साथ देने वाले अब भावुक हैं। 2008 की बात है। 2008 में मैं अरुणा ईरानी जी का जो नागिन था वो शो कर रहा था, और वो मेरे से पहले फ़ोन पे बात किया, फिर बोला मुझे मिलना है, और वो मिलने आया और उसने कहा कि सर मुझे ना एक्टिंग सीखना है, तो मुझे आपसे बढ़िया टीचर कोई नहीं मिलेगा। मेरी आंखें भर आता,
मेरे से मिला कि एक्टिंग सिखा दो, और मैं इतना, मेरा टाइट शेड्यूल था, इतना बिजी था कि मैंने कहा कि अभी मैं कभी 1-2 घंटे के लिए मिलोगे तो मैं जरूर कर सकता हूँ, बट पूरे दिन मैं वर्कशॉप की तरह नहीं कर सकता। उस दौरान वो डांस क्लासेस वगैरह कर रहा था। सुशांत की खुदकुशी के पीछे कई राज दफन हैं। उनका सच सामने आना बेहद जरूरी है। दिल्ली से अंजना ओम कश्यप, मुंबई से तनुश्री पांडे और श्रुति महाजन के साथ दिव्येश सिंह, आज तक। बाद भारत और चीन के विवाद की पैंगोंग में चीन ने एक नया पंगा मोल ले लिया है। कई बार इस विश्वविख्यात झील के फिंगर 5 से पीछे हटने पर राजी होने के बाद भी चीन ने एक नई शर्त रख दी है। खूबसूरत पेंगोंग झील अगले महीने से जमना शुरू हो जाएगी, मगर चीन की चालबाजियों की वजह से माहौल में आग लगी पड़ी है। बात पर बात, समझौते पर समझौता, वादे पर वादा करके भी चीन वहीं अड़ा है जहां वो खड़ा था। उसने ऐसी मांग रखी है जो भारत को कभी मंजूर नहीं हो सकती, यानी उसने आग में घी डाला है। पेंगोंग झील के फिंगर 5 से पीछे हटने के लिए चीन ने रखी है शर्त। चीन ने कहा है कि भारत फिंगर 2 से हटे तभी उसकी सेना फिंगर 8 तक पीछे जाएगी। भारत फिंगर 8 तक एलएसी के होने का दावा करता रहा है। फिंगर 4 तक भारत के सैनिक पहले से रहते रहे हैं। कमांडर लेवल की बातचीत के बाद भारत पहले ही फिंगर 4 से पीछे हट चुका है। भारत की सेना फिंगर 2 और 3 के बीच है। कोई भी स्वाभिमानी देश इस तरह की अनर्गल मांगों को मान नहीं सकता और चीन मानने को राजी नहीं है, यानी सर्दियों में सरहद पर भारी टेंशन रहने का खतरा पैदा हो गया है। हालिया गतिरोध में चीन ने जो मंशा जताई है कि चीन और भारत की सेनाएं पगांगसो लेक पे पीछे हटें, वो उचित नहीं है। जहां तक भारत का समझना है कि फिंगर 8 और फिंगर 4 के बीच का जो बफर जोन है उसका उल्लंघन हुआ है और ट्रांसग्रेशन हुआ है। कोई इंट्रूजन नहीं हुआ है भारत के क्षेत्र में, बट ट्रांसग्रेशन हुआ है बफर जोन में। उस ट्रांसग्रेशन का जो रुख है वो ऐसा नहीं हो सकता कि भारत अब वहां से अपना जो निर्धारित पोजीशन है उसको छोड़ के पीछे हटे। पूरा डिस्कस करने के बाद में ये डिसीजन लिया गया कि चाइना की ये शर्त बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है और अनटेनेबल भी है, क्योंकि जो भारत की कंडीशन है वो है कि जो स्टेटस को एंटी है उस पर जाना चाहिए, कंप्लीट डिसएंगेजमेंट होनी चाहिए और कंप्लीट रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटस को होना चाहिए, जो 5 मई को था उससे पहले। चीन ने अपनी ओर से मास्टर स्ट्रोक लगाया है, क्योंकि उसकी मंशा, उसकी नीयत फजीहत करने और कराने की है। स्थिति को समझिए, अगर भारत फिंगर 2 से भी पीछे हट जाता है तो पूरा पेंगोंग झील एक तरह से बफर जोन बन जाएगा। बफर जोन बनने का मतलब ये होगा कि पूरी की पूरी झील विवादित क्षेत्र हो जाएगी, जबकि तकरीबन 1/3 से भी ज्यादा झील पर भारत का कब्जा रहा है। भारत की पेट्रोलिंग बोट टीम बाकायदा झील में रही है। भारत के हटने के बाद फिंगर 8 तक भी पीछे हटता है चीन, तो इससे भारत को कोई एडवांटेज नहीं मिलने वाला। यानी चीन की नजर एक तो पूरी झील पर है, दूसरे वो विश्व बिरादरी को बताना चाहता है कि आखिर में जीत उसी की हुई। इस बात का संकेत तभी मिल चुका था जब 2 दिन पहले भारत में चीन के राजदूत ने बयान जारी कर कहा था कि पेंगोंग में चीन ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। जाहिर है भारत तमतमाया हुआ है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपनी वेबसाइट पर चीन के अतिक्रमण वाले इरादे और एक तरफा उकसावे के बारे में जानकारी दी। हालांकि बाद में राजनीतिक बयानबाजियों की वजह से इसे हटाना पड़ा। भारत में अंदरूनी सियासत जो हो, लेकिन विश्व में हालत अच्छी है। अमेरिका समेत चीन से खार खाए देश भारत के साथ है। भारत न चीन के झांसे में आया है न आएगा। भारत को चाहिए कि जिस पोजीशन पर अभी हैं उस पर डटे रहें। अभी तैयारी करें विंटर्स के आने की। सेना का जो भी पहल होना है वहां पे रिजर्व मूवमेंट होना है, सेना को तैनात करना है, किया जाए। आईटीबीपी को वहां पे और ज्यादा तैनात किया जाए। जितने भी लॉजिस्टिक सपोर्ट वहां जानी है, चाहे वहां पे रोड का कंस्ट्रक्शन होना है, कुछ और लिंक ब्रिजेस बननी है, सब होनी चाहिए।
और मैं समझता हूं कि इस एरिया को एक निर्धारित रूप से ये मान के चलें कि आने वाले विंटर्स में हमें इन पोजीशंस को ऑक्यूपाई करके तैनात रहना पड़ेगा। भारत ने दो टूक शब्दों में चीन के अधिकारियों को संदेश भेज दिया है कि शरारत चीन ने की थी। एलएसी के भीतर घुसपैठ कर दावा जताने की उसकी गतिविधियां एक तरफा थी, इसलिए चीन हटे और बिना शर्त हटे। कुल मिलाकर बात ये कि चीन बिना सबक सीखे हटने के मूड में नहीं है। भारत को शायद कुछ बड़ा, कुछ कड़ा करना होगा। सूत्रों का कहना है कि भारत पेंगोंग झील में पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा। ऐसा करने से यथास्थिति पूरी तरह से बदली जाएगी और यही चीन की शुरू से कोशिश रही है। सुरक्षा महकमे में आगे के दिनों के लिए क्या रणनीति होगी, इस पर भी चर्चा की जा रही है और सर्दियों की तैनाती पर भी बातचीत जारी है। कैमरा पर्सन नासिर के साथ अभिषेक भल्ला, दिल्ली आज तक। चीन इस बात का फायदा उठा रहा है कि वो चुपके 5 मई को एलएसी पर आगे बढ़ आया था और उसके बाद से वो भारत के साथ नेगोशिएशंस कर रहा है। हर बार नए तरीके से पैंतरा आजमाता है। आगे से ऐसा ना हो, इसके लिए सेना ने बनाया है खास प्लान। भारत का भरोसा बढ़ा हुआ है। जरूरत पड़ी तो चीन को फोड़ने के लिए राफेल भी है, लेकिन चीन की साजिशों को फेल करने के लिए राफेल की नहीं, भारतीय सेना और आईटीबीपी को चाहिए सैटेलाइट। ठीक सुना आपने, सैटेलाइट। सेना को चाहिए 6 सैटेलाइट, एलएसी के लिए 6 समर्पित सैटेलाइट, ताकि चीन की ओर से चींटी भी रेंगे तो रखी जा सके पैनी नजर। चींटी वाली बात थोड़ी ज्यादा हो गई, लेकिन हाँ, ये सैटेलाइट इसलिए चाहिए ताकि चीन की ओर से आइंदा एलएसी लांघने की हिमाकत हो तो तभी का तभी, तुरंत का तुरंत उसे खदेड़ा जा सके। सेना को पूरी तरह से डेडिकेटेड सैटेलाइट चाहिए, क्योंकि उन्हें एनिमी की पॉइंट टू पॉइंट बदलती हुई लोकेशन चाहिए होती है। न केवल ट्रूप की संख्या, बल्कि उनके द्वारा बनाए गए बंकर, पुल या टेम्परेरी सड़क और उनके इक्विपमेंट का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये सब जानने की जरूरत होती है। तो अगर सेना के लिए डेडिकेटेड सैटेलाइट हो तो तीनों काम, यानी कि नेविगेशन, कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस गैदरिंग, ये ज्यादा एक्यूरेसी से हो सकती है। अगर हम लोग के पास 5-6 डेडिकेटेड सैटेलाइट्स हो जाएं जो इस पूरे इलाके को निगरानी रखते रहे रियल टाइम बेसिस पर, तो हम लोग पूरे इंटेलिजेंस रहेगा कि क्या चीन के ट्रूप्स की हरकतें हो रही हैं। जिस तरह से अभी गलवान घाटी में युद्ध अभ्यास के आड़ में तकरीबन 2000 सैनिक वो लोग वहां पर लेकर आ गए थे गलवान घाटी में। और अगर हम पिछले साल का देखें, डोकलाम में भी वो लोग वहां पे घुसकर हमारे सेक्टर में आ चुके थे। तो एक डेडिकेटेड सैटेलाइट सिस्टम के लिए हम लोग को एक डिमांड है और एक बहुत जरूरी डिमांड है उस एरिया के लिए। दरअसल चीन चुपचाप घुस आता है, चुप्पी साध कर बैठ जाता है। जब तक भारत हरकत में आता है तब तक वो अपने संसाधन जुटा चुका होता है और फिर कहता है कि वो यहाँ पहले से था, इसलिए उसका हक है। अब जबकि तनातनी हद से ज्यादा है, सरकार ने भी सेना की मांग को मान लिया है। इसके लिए अलग अलग एजेंसियों से बातचीत चल रही है। एक ट्राई सर्विस डीएसए, डिफेंस स्पेस एजेंसी, हमारे पास है, जो इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के अंडर में बनाई गई है। लेकिन उसकी तरफ से एक क्षेत्र में अभी भारत की सेना को डेडिकेटेड सैटेलाइट की एक्सक्लूसिव सपोर्ट की दिशा में और भी ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। और अगर चीन और भारत की हम एलएसी देखें, 3500 किलोमीटर तकरीबन एलएसी का हमारी डिस्टेंस है। इनको पूरे की पूरी तरह से फिजिकली ट्रूप्स के साथ सिक्योर रखना और निगरानी रखना बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है। वैसे आपको बताते चलें कि भारत के पास पहले से कई मिलिट्री सैटेलाइट हैं जो दुश्मनों पर निगाह रखती हैं, मगर नई सैटेलाइट से सिर्फ और सिर्फ चीन की चालबाजियों पर निगाह रखी जाएगी। दरअसल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 3500 किलोमीटर लंबी है। कश्मीर से शुरू होकर लेह लद्दाख होते हुए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम होते हुए अरुणाचल तक जाती है। ये पूरा एरिया पठारी और पहाड़ी है। दुर्गम रास्तों से आने वाली दुश्मन सेना पर पूरी तरह नजर रखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस जोन के लिए नई सैटेलाइट्स की डिमांड आई है। इस बार की ही बात लीजिए, कोरोना काल में जब भारत अलग मोर्चे पर लड़ने में व्यस्त था,
चीन चुपचाप अपनी सेना को LAC पर भेज रहा था, उसकी नाफरमानियों को भी मुंहतोड़ जवाब मिल गया होता तो आज ये नौबत नहीं आती।